अब हम मैक्सवेल्स इक्वेशन जो पहले हमने स्टैटिक फील्ड्स के लिए पढ़ी थी, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, पर अब वो चेंज होकर क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डेल बी बाय डेल टी डॉट डी एस हो चुकी है। यही ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब यहाँ पर अगर मैं स्टोक्स थ्योरम का यूज करूं तो चेंज जो मुझे मिलने वाला है, स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस। ये हमें स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग मिलता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को अगर मिक्स करती हूँ तो मुझे दोनों के एलएचएस में इक्वेट कर सकती हूँ, क्योंकि आरएचएस में ई डॉट डी एल का क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है। तो मुझे मिलेगा कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, ये मिल जाएगा। और ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए या टाइम वेरिंग फील्ड के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है, जो कि हमें स्टैटिक फील्ड में कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो मिला करता था। अब जनरल केस ऑफ इंडक्शन अगर ले, और जिसमें अभी जैसा मैंने बताया था कि मोशनल इंडक्शन की वजह से ईएमएफ जो मिलता है वो ई डॉट डी एल closed line integration is equal to closed line integration of V cross B dot dl मोशनल इंडक्शन की वजह से, और ट्रांसफार्मर की वजह से हमें मिल रहा है E डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी डॉट डी एस। अब अगर थर्ड केस जो मैंने आपको बताया था इंडक्शन का, जिसमें डी फाइव बाई डी टी मिल सकता है, जिसमें सर्किट को भी हम मूव कर रहे हैं, साथ में हमने सप्लाई भी एसी देकर रखा है, मतलब हम ट्रांसफार्मर ईएमएफ भी इंड्यूस करवा रहे हैं और हम मोशनल ईएमएफ भी इंड्यूस करवा रहे हैं। तो अगर सिर्फ मोशनल ईएमएफ है तो यही इंड्यूस होगा, अगर सिर्फ ट्रांसफार्मर वाला है केस तो ये वाला इंड्यूस होगा, और अगर हम दोनों होने दे रहे हैं, मतलब सर्किट भी चला रहे हैं और सप्लाई भी एसी दिया है, उस केस में इन दोनों का हमें टोटल ईएमएफ जो मिलेगा वो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B डॉट डी एल माइनस डेल बी बाय डेल टी डॉट डी एस, ये पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा। मतलब ये मोशनल ईएमएफ है, ये ट्रांसफार्मर ईएमएफ है, मैं पहले भी लिख चुकी हूं। और इफ बोथ द केसेस आर एग्जिस्टिंग, अगर दोनों केसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब सर्किट भी चला रहे हैं और सप्लाई भी हमने एसी देकर रखा है, तो टोटल ईएमएफ हमारा ये वाला होगा। और नेचुरली ये मुझे इंटीग्रेशन फॉर्म में मिल रहा है, तो मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो E इज इक्वल टू V क्रॉस B तो है ही, और साथ में कर्ल अगर हम इसका लेते हैं तो कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू कर्ल ऑफ V क्रॉस B, ये हमें मिलेगा। अब ये कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू कर्ल ऑफ V क्रॉस B जो है वो मोशनल ईएमएफ का डिफरेंशियल फॉर्म है। ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। इसी तरीके से कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया ट्रांसफार्मर ईएमएफ का। मतलब ट्रांसफार्मर ईएमएफ का ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये मोशनल ईएमएफ का इंटीग्रल फॉर्म है, ये मोशनल ईएमएफ का डिफरेंशियल फॉर्म है। इसे मैं मोशनल ईएमएफ लिख देती हूँ और इसे मैं ट्रांसफार्मर ईएमएफ लिख देती हूँ, पर देखकर ही समझ में आ रहा है ये इंटीग्रल फॉर्म से और ये डिफरेंशियल फॉर्म है। तो अब जब हम दोनों केसेस को एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं, मोशनल ईएमएफ भी और ट्रांसफार्मर ईएमएफ भी, तो उस केस में मेरी इक्वेशन टोटल जो फॉर्म होगी टोटल वाली, वो हो जाएगी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू कर्ल ऑफ V क्रॉस B माइनस डेल बी बाय डेल टी। ये पूरा डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा टोटल दोनों केसेस के एग्जिस्टेंस का। तो अगर मुझे इसे एक्सप्रेस करना है तो 1, फिर ये 1a हो गया, ये 2, तो ये 2a हो गया, ये 3, तो ये 3a हो गया। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं इसे, तीनों ऊपर की इंटीग्रल फॉर्म में और तीनों नीचे वाली डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशन से।